Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, पूरे ही 30 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आते हैं मेगा टेस्ट के अंतर्गत इस मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र का टेस्ट नंबर 6 है। पूरे 30 क्वेश्चन हम दोनों लेवल के लिए हल करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। RBSC NCERT और जो अदर एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं अधिकतर वहां से प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, दोनों लेवल के लिए है ये। तो प्रश्न संख्या 1, ये देखिए प्रश्न नंबर 1 को, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? प्रयास का नियम, दोहराने का नियम, अभ्यास का नियम, अनुकरण का नियम। प्रश्न संख्या 1 में सही आंसर का चुनाव करना है। देखिए, अच्छी तरह से प्रश्न को समझना है और उत्तर देना है आपको। तो जो पहला प्रश्न है इसमें आपका सही आंसर है साथियों, अभ्यास का नियम। देखो, बार बार दोहराना, हम किसी क्रिया को बार बार करते हैं, अधिगम को बढ़ावा मिलता है, तो उससे क्या होता है, हम उस चीज़ को अच्छे से सीख जाते हैं। तो साथियों, इसको कहते हैं अभ्यास का नियम। जैसे इसके संदर्भ में एक कहावत भी मशहूर है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। मतलब अभ्यास से एक मूर्ख व्यक्ति भी दुनिया में प्रतिभाशाली बन सकता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। कोमर का असामान्य व्यवहार में, कोमर के असामान्य व्यवहार में 4D में सम्मिलित नहीं है। तो जो कोमल ने 4D के प्रकार बताए हैं असामान्य व्यवहार में, ठीक है, तो उसमें 4D के अंतर्गत क्या नहीं आएगा साथियों? विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। विचलन, तकलीफ, खतरा और विभ्रांति। तो बताइए प्रश्न संख्या 2 में सही आंसर कौन सा रहेगा? तो देखो, कोमल ने जो 4D बताए हैं असामान्य व्यवहार के अंतर्गत, विचलन उसमें आ जाता है, तकलीफ उसमें आ जाता है, खतरा उसमें आ जाता है, विभ्रांति। साथियों, विभ्रांति को कोमल के 4D में सम्मिलित नहीं किया जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है वो सही आंसर है प्रश्न संख्या 2 में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए प्रश्न को। पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता का विश्लेषण करके, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षण द्वारा। तो साथियों, प्रश्न संख्या 3 में जो पठन वैकल्य मतलब डिसलेक्सिया जिसको कहा जाता है, उन बच्चों की यदि आपको पहचान करनी है तो कैसे करोगे पहचान? प्रश्न संख्या 3 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प सही है? तो मित्रों, तीसरे क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा, अगर आपको डिसलेक्सिया बच्चों की पहचान करनी है तो आप उनको पढ़ने लिखने की जो कौशलता है उनकी, उसका विश्लेषण कीजिए और आसानी से उनकी पहचान आप कर सकते हो। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 पर। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है, पर्यावरण का, व्यक्तित्व का, अवबोध का, समायोजन का। तो इस प्रश्न को यदि आप समझ करके उत्तर देते हो तो आसानी से इसका उत्तर निकल के आ जाता है, लेकिन अगर समझा नहीं तो उत्तर निकालने में बड़ी दिक्कत होगी साथियों। प्रश्न संख्या 4 में राइट आंसर देना है। तो कौन सा है? पहला विकल्प सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या चौथा सही है? तो जो क्षेत्र सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है साथियों? कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि बालक जो सीखता है वो अपने आसपास के पर्यावरण से सीखता है, उसका एक वातावरण होता है सीखने का, उसी में से वो ज्ञान को अर्जित करता है। तो साथियों, जो संज्ञानात्मक संरचना है उसका अर्थ पर्यावरण से लिया जाता है। प्रथम विकल्प प्रश्न संख्या 4 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 पर।
तो चलिए 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 5, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? हाथवे एवं मैकिनले, हेंस एंड जैक, एडलर और स्प्रेंजर। तो साथियों व्यक्तित्व परीक्षण है मिनेसोटा का नाम सभी ने सुन रखा होगा, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व परीक्षण। तो यहाँ पर इस परीक्षण का जो निर्माण या प्रतिपादन जिसके द्वारा किया गया है उसका नाम बताना है। प्रश्न संख्या 5 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो देखो प्रश्न संख्या 5 में जो सही आंसर है सोच लिया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छी तरह से प्रश्न को याद रखना है साथियों, देख लीजिए अच्छी तरह से। तो देखो 5वें क्वेश्चन में जो मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व परीक्षण है इसका प्रतिपादन हाथवे और मैकिनले के द्वारा किया गया है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो चलिए 6ठे क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिए प्रश्न संख्या 6 को, अर्थपूर्ण अधिगम को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुलझाना, छात्रों को अपने मनोभावों एवं अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु सहायता देना और उपयुक्त सभी। तो इनमें से प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प चुनिए। जो अर्थपूर्ण अधिगम होता है उसको आप किस रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हो? साथियों प्रश्न संख्या 6 में सही आंसर है विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना। तो विविधता की उपेक्षा कर रहे हो आप अगर बच्चों को अर्थपूर्ण अधिगम कराना चाहते हो तो विविधता तो आपको देखने को ही मिलेगी, उसकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते हो साथियों। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 6 में। बाकी अधिगमकर्ताओं से जो सीखने वाले बच्चे हैं उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुलझा रहे हो आप, छात्रों को अपने मनोभावों एवं अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित करने हेतु सहायता दे रहे हो, तो उससे अर्थपूर्ण अधिगम आप करा सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 7, अभिग्राही अधिगम का संबंध किससे है? बेरी जिमरमैन का, पियाजे का, आसुबेल का और फेरेंस मर्टन का। तो 7वें क्वेश्चन में राइट आंसर देना है साथियों। देखिए अभिग्राही अधिगम का जो संबंध है वो डेविड आसुबेल से है साथियों। अभिग्राही अधिगम का मतलब होता है जिसमें बालक लिखकर सीखता है। किससे सीखता है? लिखकर। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो चलिए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 8 क्या पूछा जा रहा है आपसे? बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण और प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो देखो जो बाह्य आभास है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन क्या कहा जाएगा? तो साथियों बाह्य मतलब होता है जो हमें बाहर से दिखाई देगा, तो उसको हम सतही दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल करेंगे। प्रश्न संख्या 8 में कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है, सतही दृष्टिकोण आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से विकास का सही सिद्धांत कौन सा नहीं है? सातत्य का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, पैटर्न की एक रूपता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत। तो विकास का सही सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? जो 4 सिद्धांत दिए गए हैं 3 तो सही सिद्धांत है, बाकी एक सही सिद्धांत नहीं है। तो साथियों 9वें क्वेश्चन में राइट आंसर है पैटर्न की एक रूपता का जो सिद्धांत है ये सही सिद्धांत नहीं माना जाता है, क्योंकि पैटर्न में एक रूपता विकास में नहीं पाई जाती है। एक रूपता सभी में एक जैसा विकार होता है क्या? नहीं होता है साथियों। पैटर्न बिल्कुल समान एक जैसा एक रूप सभी का नहीं होता है। बाकी सातत्य विकास का सिद्धांत होता है, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास बढ़ता है, ये तीनों सही है।
तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। आपके प्रश्न संख्या 10 है, क्या पूछ रहे हैं आपसे 10वां क्वेश्चन। शिक्षण कौशल है, शिक्षक का व्यवहार शिक्षण कौशल है, शिक्षण व्यूह रचना शिक्षण कौशल है, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण कौशल है, या शिक्षण विधि शिक्षण कौशल है। तो 10वें क्वेश्चन में राइट आंसर देना है। देखो, शिक्षण कौशल का मतलब होता है शिक्षक का व्यवहार, नहीं शिक्षण विधि को हम शिक्षण कौशल नहीं कहेंगे, बल्कि जो शिक्षण की व्यूह रचना है उसको शिक्षण कौशल कहा जाता है। किसको? शिक्षण की व्यूह रचना को। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 में सही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां क्वेश्चन है साथियों आपके, देखिएगा प्रश्न नंबर 11 को। व्यक्तित्व सिद्धांत में आशावाद के साथ किसे जोड़ा जाता है? केरेन होर्नी को, हेंस साइनजेक को, कार्ल युंग को और एडलर को। तो देखो, आशावाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नई चीजें हैं, आप यूं मान सकते हो एग्जाम के लिए, जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है आरबीएससी एनसीईआरटी बुक्स में से। देखो, आशावाद से संबंधित अभिप्रेरणा का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत है, जिसको कि केरेन होर्नी के द्वारा दिया गया है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो चलिए 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों में न तो समान विशेषता होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव है और एक विषय रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। तो कौन सा अर्थ प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है इसका लिया जाएगा? सही अर्थ आपको देखना है प्रश्न संख्या 12 में। जो विकल्प सही है उसको चुनिए साथियों। तो प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका मतलब हुआ कोई भी जो दो विद्यार्थी है, कोई भी वो अपनी योग्यता, जैसे उन दोनों की जो योग्यताएं हैं, उनकी जो रुचियां हैं, उनकी जो प्रतिभाएं हैं, या और भी अन्य चीज़ें हो सकती है, सभी में बिल्कुल एक समान नहीं हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 यहाँ जो 12वां है इसमें प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। तो चलिए 13वां क्वेश्चन पूछेंगे आपसे प्रश्न संख्या 13 को। ये देखिएगा, पहले से मौजूद मानसिक क्रिया व स्कीमा की सहायता का समाधान करना कहलाता है। स्कीमा की सहायता से समाधान करना है ये ना, अनुकूलन, आत्मसातकरण, समंजन और समतुल्यन। तो जो पहले से मौजूद मानसिक क्रिया है और जो स्कीमा है, इसकी सहायता से यदि आप कोई समस्या का समाधान करते हो तो उसको क्या कहेंगे? प्रश्न संख्या 13 में राइट आंसर है साथियों, उसको आत्मसातकरण कहा जाता है। पहले से मौजूद मानसिक क्रिया का मतलब होता है पूर्व ज्ञान, जो आपका पूर्व ज्ञान है, और जो स्कीमा है ज्ञान की संरचना का निर्माण, इसकी सहायता से यदि आप समाधान करते हो तो उसको आत्मसातकरण के नाम से जाना जाएगा। सेकंड विकल्प 13वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो चलिए 14वें क्वेश्चन को देखेंगे। शोधन निम्नलिखित में से क्या है? जब चेतना के व्यवहार अर्धचेतन में प्रतीत होते हैं, जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है, जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों को नहीं सोचने का प्रयास करता है, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए शोधन का मतलब किससे लिया जाएगा? साथियों, प्रश्न संख्या 14 में जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है, क्योंकि आपका जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर 2। जब व्यक्ति कलात्मक और रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है। कैसे रहेगा ये उत्तर? क्योंकि शोधन का मतलब मार्गांतरीकरण से भी लिया जाता है। समायोजन की एक विधि होती है, जैसे तुलसीदास जी का अपने पत्नी प्रेम को राम प्रेम में बदल देना। तो साथियों, वो रचनात्मक कार्य के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित कर दिया था, तो वो क्या था? शोधन या मार्गांतरीकरण। जबकि तीसरे में क्या है? व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों को नहीं सोचने का प्रयास करता है। इसका मतलब होता है दमन। दमन शमन जो है साथियों, उसमें व्यक्ति उन चीज़ों को दबा देता है जिनसे उसको दुख पहुंचता है, तो उनको नहीं सोचने का प्रयास शमन में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं।
15वां क्वेश्चन है आपके, ये देखिए, मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध किससे है? नैतिकता से, इदम से, अहम से और परा अहम से। तो बताइए प्रश्न संख्या 15 में सही आंसर कौन सा रहेगा? देखो 15वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, जो मनोविश्लेषणवादी है, मनोविश्लेषणवादी में अधिकतर हम किसका नाम पढ़ते हैं? सिगमंड फ्रायड का। तो साथियों इन्होंने क्या बताया, जो हमारी अतृप्त इच्छा होती है, मतलब जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, असामाजिक होती है। असामाजिक का मतलब है जो सामाजिक नियमों को तोड़ने वाली है। उन इच्छाओं का संबंध इदम से होता है, जिसको हम पार्श्विक प्रवृत्ति भी कहते हैं, पार्श्विक प्रवृत्ति। उसके अंतर्गत हम सभी चीजों को एकदम से प्राप्त करना चाहते हैं, बिल्कुल अनैतिक रूप से। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो चलिए 16वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 16, यहाँ सेकंड विकल्प है साथियों। कौन सा विकल्प है? हाँ, सेकंड, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं, दोनों को देखा जा सकता है, दोनों एक दूसरे के पर्याय है। तो बताइए वृद्धि और विकास के संदर्भ में इनमें से आपको क्या सही लग रहा है? 16वें क्वेश्चन में बताइए राइट आंसर। साथियों राइट आंसर है प्रश्न संख्या 16 में विकल्प नंबर 4, दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। ठीक है, पर्याय मतलब एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। बाकी दोनों को देखा जा सकते हैं, आप वृद्धि को देख सकते हो लेकिन आप विकास को नहीं देख सकते। दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं, गलत है साथियों ये भी, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलता है लेकिन वृद्धि नहीं। दोनों को प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हो, वृद्धि को माप सकते हो लेकिन विकास को नहीं। लेकिन दोनों को क्या माना जाता है? एक दूसरे का पर्याय या पूरक। तो चौथा विकल्प 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, आकस्मिक विकास का संबंध है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से और प्रौढ़ावस्था से। तो आकस्मिक विकास साथियों, आकस्मिक विकास का संबंध किशोरावस्था से लिया जाता है। आकस्मिक विकास का सिद्धांत भी दिया गया था, तो वहां पर बालक में ये आकस्मिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि जो बालक का विकास है वो अचानक हो जाता है किशोरावस्था में तीव्र गति से। विकल्प नंबर आपका 3 सही है, स्टैनले हॉल के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 पर। चलिए 18वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 18, असुमेलित हैं वायलिन वादक, तबला वादक, संगीतज्ञ बुद्धि। वैज्ञानिकों और गणितज्ञों इनमें तार्किक गणितीय बुद्धि, परामर्शक, राजनीतिज्ञ और धार्मिक नेता इनमें स्थानिक बुद्धि, दार्शनिक, आध्यात्मिक व्यक्ति इनमें अंतः व्यक्ति बुद्धि। तो बताइए कौन सा यहाँ पर आपको असुमेलित लग रहा है प्रश्न संख्या 18 में? बताइए राइट आंसर कौन सा रहेगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? असुमेलित मतलब जो आपको गलत लग रहा है। तो साथियों बताइए सही आंसर। राइट आंसर है इसका विकल्प नंबर 3, जो परामर्शक है, राजनीतिज्ञ है, धार्मिक नेता है, इनमें स्थानिक बुद्धि थोड़ी होती है। स्थानिक बुद्धि तो पायलट में होती है, चित्रकार में होती है, शल्य चिकित्सक में होती है इत्यादि। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 19 पर। प्रश्न संख्या 19, भारतीय चिकित्सकों के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव है, पित्त, कफ और वात। यह व्यक्तित्व का वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? घटना क्रिया शास्त्र सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, शीलगुण सिद्धांत और मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो प्रश्न संख्या 19 में सही आंसर का चुनाव करना है। तो जो देखो, जो भारतीय चिकित्सकों ने व्यक्तित्व के 3 अवयव बताए हैं, पित्त, कफ और वात, साथियों इसको कहा जाएगा प्रकार सिद्धांत। यहाँ पर व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है। मनोविश्लेषण सिद्धांत में तो इड ईगो, सुपर ईगो या फिर चेतन, अचेतन और अर्धचेतन आते हैं। विकल्प नंबर आपका दूसरा सही है प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। शीलगुण के सिद्धांत में एक तो केटल का नाम आता है और दूसरा किसका नाम आता है? आल्पोर्ट का नाम आता है साथियों। 2 ही है शीलगुण के सिद्धांत। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। 20वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगों का प्रबंधन करना,
स्व अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना और सजीवों में विभेदन करने की क्षमता। तो जो संवेगात्मक बुद्धि है, जिसके जनक कौन है, डेनियल गोलमैन, और इसका सबसे पहले इसका जो प्रतिपादन किया था साथियों संवेगात्मक बुद्धि का, वो थे सेलोवी एवं मेयर। तो साथियों सेलोवी एवं मेयर जनक नहीं है, सबसे पहले बताने वाले थे। यहां पर देखो जो संवेगात्मक बुद्धि है, इसके अंतर्गत हम संवेगों का प्रबंधन भी करते हैं, स्व अभिप्रेरित भी होते हैं, दूसरों के संवेगों को भी पहचानते हैं, लेकिन सजीवों में विभेदन करने की जो क्षमता है, इसका संबंध संवेगात्मक बुद्धि से नहीं होता है, बल्कि इसका संबंध संज्ञानात्मक बुद्धि से होता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण में कौन सी विधि है? प्रक्षेपी विधि है, अर्ध प्रक्षेपी विधि है, अप्रक्षेपी विधि है और व्यक्तिगत विधि है। तो प्रश्नावली इनमें से व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि मानी जाएगी? प्रश्न संख्या 21 में सही आंसर का चुनाव करो। साथियों प्रश्नावली को किसके द्वारा दिया गया था? वुडवर्थ के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रश्नावली है ये एक व्यक्तिगत विधि होती है, जिसको जो अधिगम करता है या फिर जिसके व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है, वहां पर उसको पर्सनली घर पे इसको भेजा जाता है और हल करवाया जाता है, तो इसको एक व्यक्तिगत विधि माना जाएगा। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 21वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 पर। तो चलिए 22वां क्वेश्चन, एक पुरुष किसी ऐसी महिला से विवाह करना चाहता है जिसे घरवाले पसंद नहीं करते हैं। उस व्यक्ति के अंदर द्वंद्व का कौन सा रूप होगा? उपागम उपागम द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व और इनमें से सभी। तो देखो पुरुष है, ऐसी महिला से शादी कर रहा है जिसको घरवाले पसंद नहीं कर रहे हैं। तो साथियों उसके यहाँ पर एक तरफ तो दिक्कत है, दूसरी तरफ, दोनों तरफ वहां पर आपको जो द्वंद्व लगता है वो बताना है। तो साथियों इस प्रकार के द्वंद्व को हम उपागम परिहार द्वंद्व कहेंगे। क्यों कहेंगे इस प्रकार के द्वंद्व को उपागम परिहार? क्योंकि उपागम परिहार द्वंद्व में क्या है, एक तरफ तो हमें खुशी और एक तरफ दुख। तो जैसे मान लीजिए महिला से शादी करने पर क्या होगा, खुश हो जाएंगे, लेकिन घर वाले पसंद नहीं करते तो फिर घर वालों की तरफ से नाराज हो जाएंगे। अगर घर वालों की तरफ जाएंगे तो फिर घर वाले खुश हो जाएंगे, लेकिन हम दुखी हो जाएंगे। तो साथियों उपागम परिहार द्वंद्व इसको कहते हैं। तीसरा विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 23, ये देखिए प्रश्न संख्या 23 को, छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा कर निष्कर्ष निकाले, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, यह किस उपागम की विशेषता है? प्रणाली उपागम, निर्मितवाद उपागम, मृदु उपागम और मल्टीमीडिया उपागम। तो छात्र यहाँ पर सभी को सही आंसर का चुनाव करना है प्रश्न संख्या 23 में। तो साथियों 23 में जो राइट आंसर है बता देते हैं, देख लेते हैं क्या रहेगा राइट आंसर। निर्मितवाद उपागम इस प्रकार के उपागम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है निर्मितवाद? क्योंकि निर्मितवाद में ज्ञान की संरचना छात्रों के द्वारा की जाती है, छात्र सक्रिय रहते हैं। तो यहाँ पर छात्र क्या है, सक्रिय हैं, एक्टिव रहते हैं, चर्चा कर निष्कर्ष निकाल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक और क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो जाता है कि निर्मितवाद में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो शिक्षक सिर्फ सुविधा प्रदाता या सुगमकर्ता होता है साथियों। विकल्प नंबर 2 सही है आपके प्रश्न संख्या 23 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। तो चलिए 24वां क्वेश्चन देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 24। अभिप्रेरणा, सॉरी एक सेकंड रुकना यहाँ पर, ये देखिएगा, अभिप्रेरणा के संबंध में भूख व प्यास क्रमिक है, आवश्यकता व अंतर्नोद, अंतर्नोद व आवश्यकता, अंतर्नोद व मूल प्रवृत्ति, अंतर्नोद व अंतर्नोद। तो बताइए भूख और प्यास सभी ने अभिप्रेरणा के जो मूल तत्व है वो पढ़ रखे होंगे। तो उसी के संबंध में जैसे आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रोत्साहन या लक्ष्य है। तो साथियों जो भूख है और जो प्यास है ये दोनों ही अंतर्नोद के उदाहरण है। क्रमिक पूछा है तो ये अंतर्नोद, पहला भी अंतर्नोद है भूख, और प्यास भी अंतर्नोद है। अंतर्नोद मतलब ले जाने वाला, जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है। जैसे हमें भूख लगती है तो हम कहाँ जाते हैं, भोजन के पास। तो साथियों क्यों जाते हैं, जब भूख लगती है। अगर भूख ही नहीं लगेगी तो हम क्या भोजन के पास जाएंगे? नहीं। तो साथियों
फिर वहां पर इसको हम क्या कहेंगे, अंतर्नोद। अंतर्नोद जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है, बढ़ाता है लक्ष्य की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं, आपके 25वां क्वेश्चन। SIQ का पूरा नाम है, SIQ का आपको पूरा नाम बताना है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टाफ इंटेंसिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वांटिटी एजुकेशन, स्टेट इंटरनेट फॉर क्विज एजुकेशन। तो बताइए SIQ का, SIQE इसका पूरा नाम क्या रहेगा? प्रश्न संख्या 25 में राइट आंसर देना है। कौन सा विकल्प सही है 25 में? तो देखो प्रश्न संख्या 25 में जो सही आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1, स्टेट इंटेंसिव क्या इनिशिएटिव है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, SIQE विद्यालय के अंतर्गत चलता है साथियों। ये विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 25 में। सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ही ये चीजें आ जाती है, SIQE वगैरह। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे, आपके प्रश्न संख्या 26। जब बालक दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी तथ्य या वस्तु के गुण दोष या सही गलत होने का पता लगाता है तो वह चिंतन के किस प्रकार को काम में ले रहा है? यथार्थवादी चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन और सृजनात्मक चिंतन। तो बताइए प्रश्न संख्या 26 में सही आंसर। देखो यहां पर देखिए सभी अच्छी तरह से कि बालक है जो उसको तथ्य दे रखे हैं, उसके आधार पर कोई वस्तु है उसका गुण और दोष बता रहा है कि भाई वो सही है और वो गलत बता रहा है, सही है या गलत है। तो साथियों उसको हम कहेंगे बिल्कुल आलोचनात्मक चिंतन उसको कहा जाएगा। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 26 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। तो चलिए 27वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निष्ठा का संबंध किससे है? शिक्षक प्रशिक्षण मोबाइल ऐप है ये, NCERT वीडियो ई कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे, स्कूल व उच्च शिक्षा के ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पर मिलेंगे, या RBSC ई कंटेंट कक्षा 6 से 10 आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो साथियों निष्ठा का संबंध इनमें से किससे लिया जाएगा? प्रश्न संख्या 20 सेकंड में सही आंसर देना है। तो राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा वाला रहेगा। साथियों जिसने तीसरे विकल्प, चौथे विकल्प या दूसरे विकल्प का चयन किया है उनका गलत है। राइट आंसर है प्रथम विकल्प वालों का। शिक्षक प्रशिक्षण मोबाइल ऐप है, क्या है? निष्ठा एक शिक्षक प्रशिक्षण मोबाइल ऐप है जिसमें शिक्षकों को अच्छी और क्वालिटी वाली एजुकेशन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। आपके 28वां क्वेश्चन है, स्वलीय चिंतन में अभिव्यक्ति होती है, मानव की आंतरिक अभिप्रेरणा की अभिव्यक्ति होती है, मानव की भाषा संबंधी काल्पनिक इच्छाओं की और वास्तविक स्थिति की अभिव्यक्ति होती है। तो साथियों राइट आंसर देना है प्रश्न संख्या 28 में, स्वलीय चिंतन में अभिव्यक्ति किसकी होती है? तो स्वलीय का मतलब होता है काल्पनिक चिंतन, जो हमारे इदम से संबंधित है, जो हमारी जो काल्पनिक इच्छाएं हैं उसकी अभिव्यक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 28 में। देखो नेक्स्ट वास्तविक स्थिति की जो अभिव्यक्ति है वो तो यथार्थवादी में होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 29, नक्शे का अध्ययन कर एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर का रास्ता नक्शे से सीख लेता है। तो यह है अधिगम है, बुद्धि है, निष्पादन है या व्यक्तित्व है? तो देखो एक व्यक्ति है जो नक्शे का अध्ययन कर रहा है, नक्शे का अध्ययन करके व्यक्ति अपने दोस्त के घर का रास्ता, ठीक है, कि भाई यार मेरे दोस्त का घर का रास्ता ये है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहा जाएगा अधिगम। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 29 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 और आज के अंतिम क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट करके जाइए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, और ये भी बता करके जाइए कि सर हमें इस प्रश्न में डाउट है। अगर डाउट हो तो ठीक है कमेंट उसके लिए कर सकते हो। तो चलिए आज का अंतिम और 30वां प्रश्न, अधिगम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अधिगम से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है, अधिगम निष्पादन के समान है, अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है, पूर्व अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो आपको कथन सही लग रहा है अधिगम के बारे में उसका चयन आपको करना है। तो मित्रों प्रश्न संख्या 30 में देख लिया होगा। देखो सत्य कथन देखना था
तो आपके जो राइट आंसर है पहला क्या कह रहा है, अस्थायी परिवर्तन होता है व्यवहार में। साथियों अस्थायी परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अधिगम निष्पादन के समान है, जी नहीं, अधिगम निष्पादन के समान नहीं होता है बल्कि अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है। अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है, जी नहीं, वृद्धि और परिपक्वता का संबंध यहाँ पर अधिगम से नहीं लिया जाता है बल्कि जो पूर्व अनुभव के कारण है, व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन है पूर्व अनुभव के कारण, उनको हम क्या कहेंगे, अधिगम। यहाँ पर ओनली चौथा ही कथन हमको सत्य लग रहा है, बाकी तो सारे ही असत्य है, तो इसलिए चौथा विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही है। तो आज का ये टेस्ट पूरा हुआ, कितने हुए कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा यार। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।